आज के वीडियो में हम लोग सीटेट लैंग्वेज वन हिंदी जो कि आपका क्वेश्चन नंबर होगा आपका 91 से लेकर 120 तक, यानी टोटल 30 क्वेश्चन। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे जो जनवरी में सीटेट हुआ था उसमें क्या क्या प्रश्न आए थे हिंदी में। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न की ओर। पहले इसमें बोला गया कि महत्वपूर्ण परीक्षा भाग 4 प्रश्न संख्या 91 से लेकर 120 तक के प्रश्न के उत्तर केवल यदि उन्होंने भाषा एक का विकल्प हिंदी चुना हो। यदि आप हिंदी चुने हैं तो आप प्रश्न संख्या 91 से लेकर 120 तक ही दे। जैसे भाषा 1 में लैंग्वेज पेपर 1 में आप हिंदी चुनते हैं तो 91 से 120 तक दे। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपको 91 से लेकर 99 तक प्रश्न है। 9 प्रश्न है, तो यहाँ गद्यांश दिया है तो उसको पढ़ते हैं। इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में हुए अपनी प्रगति में बाधा डालने वाला सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियां का पता लगाते हैं। जो इच्छा से प्रेरित होकर खामियों का पता लगाते हैं, उन आदिमानव के सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है। भौतिक त्रिपक्षी में पहला पक्ष है भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के आरंभ चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्र में प्रगति की। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरता है जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते हैं कि उन प्रारंभिक मनुष्य ने वास्तविक में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की है जो प्रारंभिक आदि मानव है वह। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की है वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी। आप प्रश्न है आपका 91 नंबर, विशेष या विशेषक का उदाहरण नहीं है। 1 में मानव स्थिति और 2 में आध्यात्मिक दुनिया, रूपात्मक परिवर्तन, अंधेरे युग। विशेषण और विशेष्य, तो ये सब उदाहरण है। विशेषण और विशेष है आध्यात्मिक दुनिया में भी विशेष है आध्यात्मिक दुनिया। रूप में भी विशेष है रूपात्मक परिवर्तन, जो रूपात्मक परिवर्तन विशेष है। युग में अंधेरे उजारे युग। तो इसका एक राइट आंसर है आपका मानव अस्तित्व। इसमें विशेषण और विशेष्य का उदाहरण नहीं है। दूसरा प्रश्न है आपका, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर चलते रहे। 2 में है आपका संघर्षरत रहे और विद्रोह करे। 3 में है अपनी खूबियों को जान ले। 4 में है अपनी कमियों को जान ले। तो इसमें गद्यांश में कहा गया है कि अपनी कमियों को जान ले। यहाँ बोला है कि आपका अपनी यात्रा के आरंभ में अपनी प्रगति में बाधा डालने वाले सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। तो इसीलिए आपका राइट आंसर यह होगा आपका अपने खामियों को जान ले। 93 नंबर का प्रश्न है, अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय को लगाने पर शब्द बनेगा। इक प्रत्यय को लगाने से क्या बनेगा? अध्यात्म में आध्यात्मिक।
ए नंबर राइट आंसर। 94 प्रश्न है, गंधांश के आधार पर कहा जा सकता है कि एक में परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाता है, दो में है परिवर्तन तीव्र गति से होता है, तीन में है मानव तीव्र गति से होता है, तीन में परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते, चार में है आपका परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा परिवर्तन आपका मानव जीवन का सत्य है, क्योंकि मानव जीवन में परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं। 95 प्रश्न है आपका, आदिमानव ने खालिस्तान क्षेत्र में प्रगति की परंतु खालिस्तान क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सके। तो इसका आंसर है आपका भौतिक क्षेत्र में प्रगति की लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकी। ए नंबर राइट आंसर। 96 नंबर का प्रश्न है, मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है? एक में ई आ, दो में य सु, तीन में य अ, चार में य अन। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ई आर अ प्रत्यय का। 97 नंबर का प्रश्न है आपका, मानव में कौन सा 3 पक्षीय है? जैसे हम लोग यहाँ पढ़े थे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक गंधांश में। तो राइट आंसर 2 नंबर भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये आपका मानव में 3 पक्षीय है। 98 नंबर का प्रश्न है, उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है? एक में पुस्तकों में उल्लेखित परिवर्तन, बी में पुरस्कृत परिवर्तन, तीन में है बड़े बड़े परिवर्तन, चार में महत्वपूर्ण परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर महत्वपूर्ण परिवर्तन। आपका उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है आपका महत्वपूर्ण परिवर्तन। 99 नंबर का प्रश्न, प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं है? प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? किसके पास नहीं था? एक में है सभी अव्यवस्थित आदिमानव के पास, बी में आदिमानव के पास, तीन में सभी मनुष्य के पास, चार में सभी अज्ञानी मानव के पास। तो इसमें आदिमानव का बात हो रहा है, तो राइट आंसर आदिमानव के पास। उसके बाद आपका 5 नंबर का आएगा कविता। तो कविता में दिया है, नीचे दी गई कविता के पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। आपका 100 से 105 तक आएगा, यानी टोटल 6 नंबर और वो 9 नंबर, यानी 15 नंबर दोनों में। कविता पढ़ रहे हैं। फट गया है शीश पर ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितने भी अंधेरा हो, सत्य का विजय सदा असत्य की हार हो। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य का विजय सदा असत्य की हार हो। यह पंक्ति है। तो इसमें है कि इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? श्रृंगार, तो श्रृंगार तो बात नहीं हुआ है। देशभक्त, देशभक्त भी बात नहीं हुआ, या सत्य और असत्य की बात हुआ। तामस, तामस मतलब त्रासदी का भी बात नहीं हुआ है। ओज, तो इसमें हुआ है आपका ओज का बात। राइट आंसर 4 नंबर। 101, अंधेरा खालिस्तान के प्रतीक नहीं है। अंधेरा आपका समाधान का प्रतीक नहीं है। अंधेरा आपका चुनौती भी है, अंधेरा बुराई के प्रतीक भी है, निराशा का प्रतीक भी अंधेरा है, लेकिन आपका समाधान का प्रतीक नहीं है। समाधान हो गया यानी उजाला हो गया। 102 नंबर का प्रश्न है, समूह से भिन्न शब्द युग्म है। समूह से भिन्न शब्द युग्म क्या है? ए में जय पराजय, दो में प्रकाश अंधकार, तीन में हार विहार, चार में सत्य असत्य। तो 3 नंबर राइट आंसर हार विहार। समूह में भिन्न शब्द युग्म क्या है? जय पराजय, जय का पराजय होता है, प्रकाश का अंधकार होता है,
उसके बाद सत्य का असत्य होता है, हार का जीत होगा, बिहार नहीं होगा। बिहार मतलब घूमना। 103 नंबर का प्रश्न, कविता में खाली स्थान पर सर्वाधिक बल दिया गया। कविता में सत्य पर, सत्य की सदा जीत हो। 104 नंबर, कविता के अनुसार राही की विशेषता क्या है। राही मतलब जो घूमता है। एक में है हर परिस्थिति में विजय रहना, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना, हर तरह का काम करना, हर तरह के मार्ग पर चलना। तो इसमें कहा गया है कि राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं, मतलब रुकने की बात नहीं कर रहा है, यानी कार्यरत होना चाहिए। तो राइट आंसर हर परिस्थिति में कार्यरत रहना, मतलब रुकना नहीं, कार्य करते रहना। राही उसी का नाम है जो कभी रुका नहीं। 105 नंबर का प्रश्न है, कविता के अनुसार किसी भी विका स्थिति में क्या। ए में स्वाभिमान बना रहना चाहिए, बी में है दुख नहीं होना चाहिए, 3 में है सिर नहीं काटना चाहिए, 4 में अंधकार नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर है किसी भी स्थिति में आपका स्वाभिमान बना रहना चाहिए। स्वाभिमान बना रहेगा तभी वह कभी झुकेगा नहीं। 1 नंबर राइट आंसर। 106 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के रूप में नहीं है। ए में संकेत भाषा का व्याकरण नहीं होता। जो संकेत भाषा में व्याकरण होते हैं। 3 संकेत भाषा के बहुत से प्रकार है। 4 में संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। तो संकेत भाषा आप इशारा कर रहे, इशारा क्या करने वाला भाषा का ना व्याकरण होता है ना प्राकृतिक भाषा होता है, ये तो अपने आप मानव निर्मित करते हैं। तो इसका राइट आंसर है संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होता, क्योंकि जो बोल नहीं सकते हुए संकेत भाषा यानी इशारा के द्वारा अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जिसे हम लोग संकेत भाषा या सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। 107 नंबर, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूह में करने के लिए बल दिया गया है। पता लगाइए कि शब्द संपदा के अधिगम की किस गतिविधियों को जिस रूप में जाना जाएगा। गतिविधियों को किस रूप में जाना जाएगा। शब्द, निम्नलिखित शब्दों में संबंधित शब्द और वाक्य का पता लगाना। परिवार, संबंध, भावनाएं। 1 में है समूह शब्दावली, बी में शब्द जाल, 3 में है थीम आधारित शब्दावली, 4 में शब्द समूह। तो इसका राइट आंसर है आपका थीम आधारित शब्दावली। परिवार का संबंध, भावना, यह आपका थीम आधारित शब्दावली है। 108, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है। 1 में है व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना, 2 में है भाषा और उसकी संस्कृति को जानना, 3 में है यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, 4 में व्याकरण तत्वों के बारे में ज्ञान। तो इसका राइट आंसर है आपका यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। आपका व्याकरण शिक्षण अधिगम के प्रतीकात्मक ज्ञान है। 109 नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र में समाचार पढ़ते हैं। इस पठन में क्या कहेंगे। विशिष्ट जानकारी को पढ़ेंगे तो वह 1 नंबर बारीक पठन। तो इसका राइट आंसर है बारीक पठन, यानी कि पूरा आपका गौर से पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे। वो नहीं बोलता है कि बारीकी से पढ़ो। ए नंबर राइट आंसर। 110, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाते हैं। वो शिक्षार्थी से कहते हैं कि उन्हें जो भी भाषा आते हैं उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनिए, फिर कक्षा में की सामान्य भाषा में कही कहानी सुनिए। इस शिक्षण शास्त्री युग को किस रूप में जाना जाता है। यानी कि एक भाषा के अध्यापक है, अंग्रेजी में कहानी सुनाते हैं।
यानी अंग्रेजी के शिक्षक अंग्रेजी में कहानी सुनाते हैं और शिक्षार्थी को कहते हैं, विद्यार्थी को कहते हैं कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाइए। मतलब उसे ग्रहण करके विद्यार्थी को बोल रहा है कि उसको आपको ग्रुप में सुनाना होगा। फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाइए। जो कक्षा की भाषा है, आपका जो भी भाषा है, सामान्य भाषा में यही कहानी को आपको सुनाना होगा। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है आपका बहुभाषा शिक्षण, भाषा अर्जन, बहुभाषिक नीति या परभाषा व्यवहार, ट्रांस लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर है आपका परभाषा व्यवहार, ट्रांस लैंग्वेज, क्योंकि ट्रांसलेशन कह रहे हैं, मतलब बच्चा सब ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ट्रांसलेग्यून विधि यानी परभाषा व्यवहार कर रहे हैं। राइट आंसर सी नंबर। 111 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। कक्षा 6 विद्यार्थी श्रेया है जो अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जलंधर से आपका तमिलनाडु के मदुरई आती है, पंजाब से मदुरई आती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है। जो श्रेया है वह पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है, और जो आपका स्कूल का सेकेंड लैंग्वेज है उसके रूप में आपका इंग्लिश भी जानती है। उन्हें अपने पड़ोसियों की मदद में तमिल बोलने और पढ़ना सीख लेती है। वह आपका जो पड़ोसी है उसकी मदद से तमिल को बोलना और पढ़ना सीख लेती है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एक में सभी 3 भाषाएं पंजाबी, तमिल और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। 2 में है अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी तथा तमिल भाषा अधिगम के अंतर्गत है। 3 में है पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। 4 में तमिल भाषा अर्जन और पंजाबी और हिंदी भाषा अधिगम में आती है। तो यहाँ बोल रहा है कि आपका स्कूल में वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। जो आपका विद्यालय है उसका सेकेंड लैंग्वेज अंग्रेजी है जिसमें वह पढ़ाई करती है। फर्स्ट लैंग्वेज की बात नहीं किया जा रहा है। फर्स्ट लैंग्वेज पंजाब में पंजाबी हो सकता है लेकिन वह बात नहीं किया जा रहा है। अपने पड़ोसी की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लेती है। तो आपका तमिल और पंजाबी अर्जन कर रही है और अंग्रेजी भाषा को अधिगम के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर जो आपका पंजाबी है जो अर्जन की है और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह आपका द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी जानती है। 112 नंबर का प्रश्न। कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़िया में कार्य करवाने वाली गतिविधियां करवा रही है। जो आपका टीचर है वह आपका पेयर जोड़ी में कार्य करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियां को 10 वाक्य की कहानी पर कार्य करने के लिए देती है। 10 वाक्य की जो कहानी है उसमें कार्य करने के लिए देती है। पहले जोरदार पहला वाक्य पढ़ाती है, पहली जोरदार पहला वाक्य पढ़ाती है और दूसरी जोरदार उस वाक्य को देखती है, लिखती है। अब दूसरी जोरदार दूसरा वाक्य पढ़ता है और पहली जोड़ीदार जो उस दूसरी वाक्य को लिखता है। यानी पहले पहला जोड़ीदार पहला जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ा और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। आप हुआ दूसरा जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहला जोड़ीदार दूसरा वाक्य को लिखता है। यानी एक आदमी पढ़ता है तो एक लिखता है।
इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरा करते हैं। बाद में वह मूल कहानी से अपना लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधियों को क्या कहेंगे? वाक्य श्रुतिलेख। वाक्य श्रुतिलेख में एक बोलेगा और एक लिखेगा। पारस्परिक श्रुतिलेख यानी एक बोलेगा एक लिखेगा, फिर एक बोलेगा फिर लिखेगा। पारस्परिक लेखन में मतलब दोनों लिखेगा, कोई बोलेगा नहीं। पारंपरिक श्रवण मतलब दोनों सुनेगा। तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर। पारंपरिक श्रुतिलेख, वो भी बोल रहा है एक लिख रहा है, वो भी बोल रहा है एक लिख रहा है, यानी दोनों जोड़ीदार आपस में परस्पर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। 113 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतर क्रिया के लिए करते हैं? एक में संप्रेषणात्मक भाषा कौशल्य, अंतर्वेदिक भाषा निपुणता। 3 में संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता। 4 में बुनियादी अंतर्वेदिक संप्रेषण कौशल्य। 113 और 113 का राइट आंसर है आपका 4 नंबर, बुनियादी अंतर्वेदिक संप्रेषण कौशल्य। जो कि हम वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन अपने आमने सामने की अंतर क्रिया में करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बुनियादी अंतर्वेदिक संप्रेषण कौशल्य। 114 नंबर का प्रश्न। जो आपका मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाला अध्यापक, जो आपका मिडिल स्कूल है उसमें अध्यापन करने वाला, जो पढ़ाने वाला अध्यापक एक पाठ्य सामग्री जो छोटे कहानी पठन के लिए देती है और कहते हैं कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ और विचार पर चर्चा करे। जो इसका अर्थ और विचार है उस पर चर्चा करना होगा। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में इसका विकास करने की चेष्टा कर रही है। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में इसका विकास करने की चेष्टा कर रहे हैं। जो एक छोटी सी सामग्री है उसका विकास सत्ता एवं न्याय की दृष्टि से इस पाठ्यक्रम के अर्थ पर विचार पर चर्चा करो। तो अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में इसका विकास करने की चेष्टा कर रही है। तो ये क्या है? समालोचनात्मक भाषा विकास। 2 में उच्च स्तरीय भाषा कौशल। 3 में समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। 4 में समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। तो इसका आंसर है आपका विकास करवा रहा है, कौशल बढ़ा रहा है, अपने विद्यार्थियों में इसका विकास करने की चेष्टा कर रही है। चेष्टा यानी विद्यार्थियों का कौशल बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर है समालोचनात्मक। समालोचना यानी आलोचना, समालोचना कर रहा है। साथ ही साथ साक्षरता कौशल, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, उसका आपका जो लिटरेसी है, पढ़ाई का साक्षरता है, उसको का कौशल कर रहा है। 115 नंबर का प्रश्न है आपका। शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी भिन्न भूमिका में एक साथ सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किए जाते हैं जिसमें समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजन होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? ए में संरचनात्मक उपागम, बी में मॉडल पठन, व्याकरण अनुवाद विधि, परस्पर शिक्षण। तो इसका राइट आंसर है आपका पारंपरिक शिक्षण। पारंपरिक शिक्षण क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए इसमें कहा गया कि शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी आपस में परस्पर 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम, सहयोग मतलब आपस में परस्पर सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। आपस में 4 विद्यार्थी सहयोगात्मक समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की पाठ्य विषय वस्तु पर संवाद किया करते हैं। जो कॉपी का विषय वस्तु है उसमें आपस में संवाद किया करते हैं जिससे समीपस्थ
विकास का क्षेत्र सृजित होता है और समय और परिणामता पठन बोध में सुधार होता है। इस वाक्य को क्या कहेंगे? जिसमें आपका जो पठन का बोध हो उसमें सुधार होता है, पारस्परिक शिक्षण कहेंगे इसको। 116 नंबर का प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? उपचार मतलब रोगी को ना उपचार करते हैं, तो शिक्षण में आप शिक्षार्थी को उपचार करेंगे ना। एक में है, जिन शिक्षार्थियों को अध्यापकों के लिए उन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझाने और बदलने सुधारने लाने में जरूरत हो। तो राइट आंसर ए नंबर, सुधारने का जरूरत हो, उपचार सुधार। 2 का ऑप्शन था कि उन विद्यार्थियों के अध्यापकों के लिए जो उन शिक्षार्थियों के अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं। शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए, यानी अध्यापकों का बात कर रहा है, यह नहीं होगा। 3 में उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम में कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, मतलब कुछ आयाम पर ध्यान देने के लिए आवश्यकता है, यह भी नहीं। 4 में उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने और कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की जरूरत है। तो इसका राइट आंसर आपका परफेक्ट जाता है ये नंबर, जो कि कहा है कि उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझाने और बदलने सुधार लाने की जरूरत है। 117 अंतर्भाषिक पहचान क्या है? अंतर्भाषिक, भाषा में अंतर, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अंतर्भाषिक। 1 में शिक्षार्थी और निर्णय की सहजता, भाषा का ज्ञान, द्वितीय भाषा में अधिगम में अवरोध पैदा करती है। 2 में शिक्षार्थी की यह समझ के लिए विभिन्न भाषाओं में अधिगम, विभिन्न योग्यताओं के आधार सम आश्वासन। 3 में शिक्षार्थियों के निर्णय कुछ भी सहजता भाषा में है और कुछ भी लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। 4 में शिक्षार्थी के निर्णय सहजता भाषा के में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ और समान हो। तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, जो आपका शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहज भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान हो। अंतर्भाषिक पहचान, जो दोनों भाषा में अंतर हो, अंतर्भाषिक पहचान। 118 नंबर, कोझिकोड में एक विशेष समूह में बोली जा रही मलयालम उस स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? 1 में मलयालम की सामाजिक बोली, यह 2 भिन्न भाषाएं हैं। 3 में मलयालम के 2 प्रकार, मलयालम की क्षेत्रीय बोली। जो यहाँ बोला गया कि कोझिकोड, जो कोझिकोड में एक विशेष समूह है, मतलब विशेष समूह, स्पेशल समूह में बोली जा रही मलयालम उसी स्थान में दूसरी की बोली जा रही मलयालम से थोड़ी भिन्न है। विशेष समूह द्वारा बोली जा रही मलयालम किस रूप से है? तो यह सामाजिक बोली है। विशेष कहाँ होगा? आपका समाज में होगा तो सामाजिक बोली, मलयालम की सामाजिक बोली। तो 2 में 2 भिन्न भाषाएं तो नहीं हो सकता है। मलयालम के 2 प्रकार भी नहीं हो सकता है। बोली है मलयालम का क्षेत्रीय बोली तो आपका एक विशेष क्षेत्र में बोले जाते हैं, समुदाय में, मतलब समुदाय यानी समाज में नहीं। 119 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वितरित पठन का उद्देश्य है? मतलब पूरा डिटेल पठन का उद्देश्य है। ए व्याकरण अधिगम के लिए पठन, आनंद के लिए पठन, आनंद मतलब आपका आनंद होगा उसके लिए पठन, तो आप डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़े आनंद हुआ छोड़ दिए।
सराहना बोध के लिए पठन, किसी को सराहना देने के लिए पठन। 4 में बहिवदन एक्स्ट्रा पोलिंग के लिए पठन, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर है आपका व्याकरण अधिगम के लिए पठन। तो आपका वितरित पठन का उद्देश्य क्या है, पूरा डिटेल से आप किसमें पढ़ेंगे, व्याकरण अध्ययन अधिगम के लिए। व्याकरण का जो अधिगम करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके लिए आपको डिटेल से पढ़ना होगा। ये रहा लैंग्वेज 1 हिंदी का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। त्रिभाषा यानी एक घर का भाषा, एक क्षेत्रीय, एक मातृभाषा, एक आपका राज्य का या घर की भाषा, और क्षेत्रीय भाषा का प्रथम भाग के रूप में। 1 नंबर है मातृभाषा, घर की भाषा, हिंदी प्रथम भाषा के रूप में। तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि हिंदी कहीं कहीं तो नहीं न है। अंग्रेजी भी कहीं न कहीं नहीं है। क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा के प्रथम रूप में। तो इसका राइट आंसर है यही मातृभाषा होगा। 4 में अंग्रेजी, अंग्रेजी तो नहीं है आपका, हिंदी भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर मातृभाषा आपका होगा। मातृभाषा हुआ, उसके बाद घर की भाषा हुआ, क्षेत्रीय भाषा हुआ के रूप में। तो आज हम लोग सीटेट का जो आपका सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन था, 21 जनवरी को जो सीटेट एग्जाम हुआ था, उसमें आज हम लोग हिंदी में जो पेपर 1 में हिंदी पूछा था, भाग 4 पेपर 1, उसमें आज हम लोग 91 से लेकर 120 तक यानी टोटल 30 प्रश्न देखे, जो कि आपको इस साल पूछ सकता है। तो इस टाइप से आप प्रश्न को देखिए, साथ ही प्रश्न को देख के यह अनुमान लगा सकते हैं कि किस टाइप से आपका प्रश्न आता है। इसीलिए प्रश्न को आप पूरा डिटेल के साथ देखिए। वीडियो में बने रहने के लिए